मैं सबसे पहले अपने मित्र ऋतुपर्ण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपके समक्ष कुछ अपनी बात कहने का अवसर दिया। और दूसरा धन्यवाद मैं देता हूं भाई प्रेम जन्मेजय को, उन्होंने यहाँ पर इतनी देर तक बादल फटता रहा और उसको अकेले दम पर ये झेलते रहे। हम लोग के बस की बात नहीं थी और हम लोग नहीं उस ऐसी परिस्थिति में कुछ बोल सकते थे। तो ये एक व्यंग्यकार का ही दम था कि जिसके बल पर उन्होंने पूरा झेल लिया। आता हूं मैं अपने बात कहने के लिए। तो सन 1857 में तो मेरा जन्म नहीं हुआ था जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद मेरे जीवन में एक क्रांति हुई थी 1957 में। 1957 से पहले जो लगभग 8-9 साल मेरा बीता जन्म से, वो एक पुरोहित के घर में जो बच्चों का जीवन बीतता है, ब्राह्मण के रूप में जाकर के जजमानों के यहाँ भोजन करना, उनकी पूजा पाठ में शामिल होना, उनकी पूजा में सहयोग देना। और इसके साथ जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता था वो विद्यापति के गीत थे, क्योंकि मैंने देखा कि विद्यापति के गीत जो है मेरे पिताजी जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष थे, वो भी गाते थे और मेरे मोहल्ले का जो टोले का जो हरवाहा था वो भी गाता था। तो एक मेरे मन में बड़ा जादू था विद्यापति का कि गीत की कविता इस तरह से होनी चाहिए। और ये मैं समझता था कि ये कोई अद्भुत लोग ही दूसरे दुनिया से आते हैं और वो लिख करके चले जाते हैं। 1957 में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वो ये कि पिताजी ने निर्णय किया कि इसको गांव में नहीं रहना है और उन्होंने मुझे काशी भेज दिया था संस्कृत पढ़ने के लिए। हमारे गांव की तब तक की स्थिति ये थी कि जो संस्कृत में शास्त्री है, आचार्य है, मध्यमा है, वो तो विद्वान माना जाता था और बीए एमए को वहां पर कोई मान्यता नहीं थी। अगर कोई एमए है वो ऐसे है, मास्टर है। इस परिस्थिति में मैं गया था आचार्य बनने के लिए। और जब वहां गया तो एक संस्कृत महाविद्यालय में मेरा नाम लिखाया गया, पढ़ने लगा और अष्टाध्यायी वगैरह के सूत्र रखने लगा, तर्क संग्रह के सूत्र रखने लगा और 4 साल मैंने वही किया जो हमारे गुरु जी ने बताया था। जिस तरह से अचानक क्या हुआ कि वह उस विद्यालय में एक अध्यापक थे जो कि आधुनिक विषय पढ़ाते थे। संस्कृत महाविद्यालयों में वेदांत के अलग विद्वान होते थे, साहित्य के अलग। सबसे न्यून माना जाता था साहित्य का विद्वान। वेदांत, न्याय, व्याकरण, सांख्य, मीमांसा, इस तरह के विषय के विद्वान होते थे। और एक रख दिया जाता था बीए पास अध्यापक, वो आधुनिक सारे विषयों को पढ़ाता था, यानी इतिहास भी पढ़ाता था, भूगोल भी पढ़ाता था और गणित भी पढ़ाता था, अंग्रेजी भी पढ़ाता था, सब कुछ। उसने पता नहीं में क्या देखा, उसने कहा कि ये पुरोहिताई की विद्या कब तक पढ़ोगे, इसको छोड़ो। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो क्योंकि वो मुझे वृत्ति मिलती थी, उसी से मेरा भोजन चलता था। तो वृत्ति जो है बंद हो जाएगी, तो तब तक तुम करो, उसके बाद कोई उपाय होगा। तो ये मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी। घर में जब ये बात कही मैंने कि मैं अब संस्कृत पढ़ना छोड़ रहा हूँ, तो वहां पर सब विद्रोह, ये लड़का बिगड़ गया। केवल मेरे बड़े भाई साहब तो मेरे कट्टर शत्रु जैसे व्यवहार करने लगे कि उनका बस चले तभी घर से निकाल दे। एकमात्र पिताजी थे जिनको मैंने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं दूसरी
पगडंडी पकड़ूं और मुझे इसमें चलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे यहाँ तो विद्वानों की कमी नहीं है, तो एक नहीं होगा, एक मूर्ति रह जाए तो क्या बिगड़ता है। और वहां से मैंने जबकि हाई स्कूल मैंने कर लिया था संस्कृत के हिसाब से, मध्यमा जो है वो संस्कृत के हिसाब से हाई स्कूल के बराबर है। उसके बाद मैंने ABCD लिखना शुरू किया और 1 साल की तैयारी के बाद उन्हीं मास्टर साहब ने, जिनका नाम शिवदानी शर्मा था, पटना के पास कहीं के थे, उनकी सहायता से मैंने इंटरमीडिएट प्राइवेट की परीक्षा दी। और संयोग ऐसा देखिए कि मुझे करीब 57% अंक मिल गया। प्राइवेट में अपनी पढ़ाई करते हुए संस्कृत की, और उसके बाद जो है ये जब हुआ तो बड़े भाई साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम वही करो। फिर मेरा नाम PhD में लिखाया गया। ये तो क्रम पढ़ाई की चलता रहा और फिर हुआ कि उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी में ही MA करो। वहां पर ये MA का मतलब हुआ कि अंग्रेजी में MA, तो उसका जो अर्थ था, मैंने कहा कि मैं हिंदी में MA कर लूं, कहा कि नहीं, अंग्रेजी में MA करो। इंग्लिश में लिखाना पड़ा नाम और MA किया। वहां पर डॉक्टर बी राय थे, बहुत मानते थे मुझे, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में केवल 2 ही आदमी धोती पहनते थे। मैं धोती पहन के जाता था, धोती कुर्ता, और एक डॉक्टर बी राय थे, विक्रमादित्य तिराय, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े विद्वान थे अंग्रेजी के, तो वो जाते थे 2 आदमी। ये क्रम चलता रहा। लेकिन उसके साथ जो बात हुई, ये विधिनाथ कैसे बना, तो मैं तो ये जानता था कि विद्यापति मतलब होता है कोई दूसरे लोक का व्यक्ति जो लिख करके चला जाता है। वहां पर काशी अगर आप गए हो, दशाश्वमेध घाट पर एक पार्क है, चित्तरंजन पार्क उसका नाम है, तिकोना पार्क, आपने देखा होगा। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। मैं समझता हूँ कि 100-150 साल पुराना पीपल का पेड़ था। वहां पर साधु सब बैठते थे, रहते थे, धूनी रमाते थे और दिन रात गांजा पीते रहते। उसमें उनके बीच मेरे भाई साहब के गुरुजी, जिनको की स्वतंत्र भारत में पहली बार महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी, शैव दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, वो आचार्य रामेश्वर झा वहां पर आकर के बैठते थे और वो उनके बीच में बैठते थे। उन लोगों को पता नहीं कि ये कौन है। वो बैठते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, वो भी गांजा पीते थे। और गांजा पीने के बाद हम लोग, भाई साहब के बाद साथ वहीं पर रहता था मैं, तो वो मुझे शाम को उनसे मिलाने ले जाते थे। तो मैं देखता था कि वो ध्यानस्थ होकर के और कुछ बोलते चले जा रहे हैं। तो भाई साहब को हुआ कि ये कोई संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं। फिर उन्होंने जब मुझसे गुरु जी से बात की कि आप जो बोल रहे थे पर मुझे तो नहीं पता है, तो आप एक काम करो, जब आप आते हैं यहाँ पर तो उसको नोट किया करिए। और वो बता रहा हूं कि वो जो भाई साहब ने नोट किया था, जिसका प्रथम श्रोता मैं हुआ करता था, वो शैव दर्शन की अंतिम पुस्तक मानी जाती है, पूर्णता प्रतिभिज्ञा, उस नाम से। तब मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा भी है कि हम लोग भी कुछ बन सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अब गांजा पीना तो मुश्किल है। तो हमने, एक पड़ोसी हमारे गांव में थे, उनसे कहा कि गांजा तो मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि वो बूढ़े लोग पीते हैं, तो मैं क्या करूं? कहा वो बीड़ी पीता था। उसने कहा कि तुम बीड़ी पीना शुरू करो, उसको तुम भी लिखने लगोगे। मैंने एक दिन बीड़ी पी था, नदी के किनारे में गया और उसके बाद जो है उसके साथ बैठ करके बीड़ी पी। जब घर आया तो कुछ गंध जो है वो तो उसकी बड़ी दुर्गंध होती है। तो पिताजी को लगा कि कोई यहाँ आया था, वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि बुद्धनाथ ने पिया है। उन्होंने कोई आया तो हमारे जो पड़ोसी था, उन्होंने कहा हाँ वो आया हुआ है। अब पिताजी बड़े क्रोधी थे, मैंने वो डर, जब उनको क्रोध होता था तो वो देखते नहीं थे कि उनके पास डंडा है या कुल्हाड़ी है। उनके डर से मैंने छोड़ दिया, भैया कविता नहीं लिखूंगा लेकिन बीड़ी नहीं पीऊंगा।
और यहां से हुआ कि कविता तो लिखनी चाहिए लेकिन ये नहीं चलेगा काम। फिर अचानक जो वो 62 की लड़ाई हुई तो एक कविता मैंने अचानक लिख गया, और वो गीत था कि आंखें लाल दिखाते क्यों, चीन का लाल आंखें लाल दिखाते क्यों। अब वो मैं जिस छात्रावास में रहता था उसमें संस्कृत के अलावा कोई भी भाषा बोल नहीं सकते थे, वर्जित था। एक आना उस समय 16 आने का रुपया होता था, तो एक आना उस समय जो है वो दंड था। अगर एक वाक्य बोले हिंदी में या भोजपुरी में तो एक मेरी भाषा थी मैथिली, वो बोलने का कोई सवाल ही नहीं, कोई था ही नहीं वहां पर। तो अब जब मैंने लिख लिया, अब क्या करें, तो मैंने चुपचाप उसको लिख करके आज अखबार में भेज दिया। माना नहीं, लेकिन डर था कि ये मेरे नाम से छपेगा तो फिर गुरुजी के क्रोध का भाग सहना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या किया, वो एक हमारे उस छात्रावास में ही एक था अवधेश नारायण सिंह, जो करीब 4-4 साल एक क्लास में बिताता था, बड़े आराम से पड़ोस का था, और घर पर कोई काम नहीं था तो वो आकर के वहीं पर मतलब उसके बहुत बाद में आया, मैं बहुत आगे चला गया, वो वहीं पर था। तो और वो भी कविता लिखता था, तो जो विद्यालय के जो रसीद होते थे उसका काउंटर पर उसको वो निकाल लेता था, उसी के पीछे पीछे दुनिया भर की कविता लिखता रहता था। मैंने अवधेश नारायण के नाम से कविता भेज दी, और संयोग से 2 सप्ताह के बाद वो कविता छप के आ गई। अब अखबार आता था हमारे यहाँ, आज अखबार, उसमें अवधेश नारायण सिंह, अब उसको बुलाया गया, ये तुमने कविता भेजी थी? तो कहा कि नहीं, मैंने कविता भेजी नहीं। कहा कि तुम्हारे नाम से छपी है, रेवतीपुर लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बेचारे उसको जो दुर्दशा हो रही थी उसको हुई, मैं बचा। उसके बाद जो मेरा जो पहला गीत है जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा फर्क आया, मैं लिखता था, और लिखता इसलिए था कि उससे अखबार में पारिश्रमिक मिलता था अखबार से, और उससे मेरा काम चलता था, जो जेब खर्च जो है उससे निकलता था। तो लेख ज्यादा लिखता था, कविता पर पैसा बहुत कम मिलता था। एक गीत पर 5 रुपया मिलता था, और एक लेख पर 15 रुपया, एक कहानी पर 15 रुपया। तो कहानियां मैंने लिखी, और 2-2, 3-3, एक सप्ताह, मुझे कोई लोगों को मालूम नहीं है, तो मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। और यहाँ तक कि जो अपने आस पड़ोस की जो कन्याएं थी उनके नाम से भी भेज दिया, तो फोटो के साथ छप जाता। तो इस तरह से करके पारिश्रमिक लेकिन मैं सब ले लेता था, तो पारिश्रमिक मेरा काम चलता था। तब ये हुआ कि एक दिन एक वहां पर ये मराठियों का गणेशोत्सव था, उसमें मैं गया था। तो हुआ कि एक कविता सुना देते हैं, और उस समय मैंने बरसात का समय था, मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी का भी एक बड़ा विचित्र था कि कल मेरी शादी होगी, सोमवार को मेरी शादी होगी, और रविवार की शाम तक मुझे पता नहीं कि मेरी शादी हुई। ये परिकथा की तरफ से बात है, क्योंकि पिताजी ने सब कुछ गांव में ठीक कर लिया था। मैं यहाँ पर एमए की परीक्षा दे रहा था, परीक्षा देके के घर जब लौटा, उनका इतना वो खगोल शास्त्र का जबरदस्त था कि वो इतना भी पता लगे कि किस समय वो पहुंचेगा, और उसका तो उन्होंने बुला लिया था कि वर को ले जाने के लिए आप आ जाइए। और यहाँ वर का कहीं पता नहीं, तो थोड़ी घबराहट उनको भी हो रही थी। तो हमारे चाचा जी ने कहा वो लड़का आ गया, लड़का आ गया। तो मैं ऐसे कुर्ता पजामा पहने हुए पहुंचा था, झूल धरकर मेरे पास कपड़ा नहीं था कि मैं शादी करने जाऊं। तो रात में वो जो बरेच्छा होता है हर हथधरी, तो रात में 3:30 बजे जगा करके मुझे कराया गया, और वो जहाँ शादी हो रही थी उसके बाहर करीब 3-6 किलोमीटर पर एक छोटा सा बाजार था। वहां पर एक स्कूल में खटिया बिछा करके मुझे और पिताजी को बिठा दिया गया था, और वहीं दर्जी से कहा गया कि 2 कुर्ता इनका बना दो सिल्क। वही कुर्ता तो भी धोती पहनते थे, तो सूट का सवाल ही नहीं था कि 6 महीने लगेगा। तो इस तरह से मेरी शादी हुई थी। और उसके बाद वो कि अब मैं क्या करूंगा, तो वो जो पहला जो गीत आया
वो था कि नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी, सतरंगे सपनों में झूमी आज अंधरिया रात्रि। अच्छा, ये करीब 45 साल पहले जब ये मंच पर आया था तो जो सुनाया था मैंने कि नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसातरी, सतरंगे सपनों में झूमी आज अंधरिया रात्रि। नाच गुजरिया नाच। उस कवि गोष्ठी की अध्यक्षता करे थे आचार्य सीताराम चतुर्वेदी। बड़े भारी उद्भट विद्वान माने जाते थे, मगर समझिए कि चलते फिरते विश्वकोश थे वो। तो उन्होंने कहा कि बुद्धिनाथ से मैं आज एक वचन लेना चाहता हूं कि ये बंबई भाग के नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय तक बनारस के कई गीतकार उसमें अनजान भी थे। जो समीर आज है गीतकार, उसके पिता थे अनजान, वो भी बनारस के ही थे, तो वो भी बहुत अच्छे गीतकार थे, लेकिन भाग के चले गए थे। तो उनके कारण मुझे कई बार ऑफर यहाँ तक कि भरत व्यास जी ने कहा कि तुम मेरे घर पर ही रहा करो, तुम यहीं रहो, लेकिन तुम बनारस लौट के मत जाओ, लेकिन मैं काफी चलते। और उसके बाद जो दूसरा जिसने टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं बीच में, वो एक बार और जाल फेंक रहे मछली। वो जब लिखा मैं तो समय है वो 5 मिनट मैं बता रहा हूं। तो वो जो लिखा मैंने तो आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी, इसकी ऐतिहासिकता देखिए, इस गीत का सौभाग्य देखिए कि आचार्य विष्णुकांत शास्त्री आए थे बनारस और उनको जाना था प्रसाद जी के घर पर। तो पद्मधर त्रिपाठी थे, जो कि कुछ दिनों तक ज्ञानपीठ में भी उन्होंने काम किया था। तो पद्मधर त्रिपाठी जी ने मुझे कहा कि चलो शास्त्री से मिलाने ले चलता हूं। हम लोग गए वहां पर, तो प्रसाद जी के आंगन में, गोवर्धन सराय में उनका घर है, बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है। उस प्रांगण में एक छोटा सा शिवालय है। उस शिवालय पर हम लोग बैठे और उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की बुद्धिया कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा अभी एक गीत लिखा है, मैं इसको सुनाऊं आपको। कहा कि हाँ सुनाओ। ये 3 आदमी थे हम लोग और वो गीत ये था कि एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, उदय प्रकाश जी के लिए है। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उन्होंने कहा कि ये गीत कहीं छपा है। मैंने कहा कि परसों तो लिखा ही है मैंने, ताकि इसको लिख के दो। और लिख के दिया और उन्होंने उसके ऊपर में अपनी चिट्ठी बनाई, भारती जी को लिखा कि भारती जी मेरी काशी यात्रा की ये उपलब्धि है, इसको धर्म में आप स्थान दें। अब जब